तो वो मुझे बोलता है बता बता बल्लू, जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या बता यार इसको। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन मेरे मुझसे उदय भाई के लिए कुछ कदम निकल के, तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे। फौरन अस्पताल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, घर तक छोड़ने आए, बीवी के लिए साड़ियाँ, बच्चों के लिए खिलौने। बस इसने क्या किया, मुझे ऐसा बोला कि साहब ऐसे। मैंने कहा ठीक है, कब है ये? बोला 20 नवंबर को है सर। अच्छा। मैंने कहा यार ऐसे पैसे पर कुछ ज़्यादा करो। बोले नहीं सर प्लीज़ इस बार कर लीजिए, फिर हम अगले बार से आपको रखेंगे। अब मैं चला गया, उसने फिर अपना नंबर दिया, ड्राइवर का नंबर दिया, उसको ड्राइवर को मेरा नंबर दिया। उन्होंने देखा, हाथ हिलाया, हाँ सर मैं आगे करते। 2 लोग थे, हाँ भाई चलो यार जल्दी लेट हो गए, फट से मैं बैठा, चले गए। फिर आप उससे बाहर कैसे निकले? अब मैं वो जहाँ उन्होंने मुझे रखा था, मुझे ऐसा लगा कि ये जो है ये जंगल है कोई, या कोई फार्म हाउस है, क्योंकि रास्ते भर उन्होंने मेरा पूरा मुंह बंद करके रखा था। ऐसा कुछ देख नहीं सका। 3 घंटे तक ऐसा था मेरी हालत थी। तो फिर वो ये लोग शराब पीना शुरू कर दिए लोग, बाकी लोग चले गए। क्योंकि ना वो तो कुछ भी कर सकते हैं यार। हाँ जी, ये तो है, कुछ भी कर सकते हैं वो। नहीं बात उसके तो उनकी तो हर बात मानना पड़ता था मुझे। ये हाँ ठीक हो जाए जैसा। और हमारी यही बात लास्ट में हुई थी कि भाई आप सुबह उठेंगे, आपकी बीवी को फ़ोन करेंगे, बीवी आपका इंतजाम करेगी, कैश इतना कैश चाहिए हमको, और हम बताएंगे उसको कहाँ क्या लाना है। कहाँ से बिल्कुल ऐसे ही होगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथक्वेक। मैंने जब ये पॉडकास्ट शुरू किया था तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी इतना लकी हो जाऊंगा, क्योंकि आज जो हमारे सामने गेस्ट हैं वो एक किताब है पूरे फिल्म इंडस्ट्री की। उनका जो अनुभव है उतना ही है जितना मेरी उम्र है। 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनका, और उनको आपने हर रोल में देखा होगा, और ज़्यादातर उन्होंने कॉमेडी करी है। कॉमेडी एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत डिफ़िकल्ट है, जो सब नहीं करते, लेकिन इन्होंने आशिकी के टाइम से और अभी तक उस पे अपना दबदबा बनाया हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनको इंट्रोड्यूस करने में। उनका नाम है मुश्ताक खान जी, and welcome to Youthquake. It is a podcast which always talks about the fact that discipline is greater than motivation. और इसकी एक मिसाल है मुश्ताक जी, जिन्होंने अपने डिसिप्लिन से एक इंडस्ट्री में रेपुटेशन कमाई है और इतनी मेहनत करी है, और सब फैंस का हौसला, सब फैंस का तारीफ़ पाई है। थैंक यू मुश्ताक जी, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। इतने कम समय में आपने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ पॉडकास्ट कर पाएँ, अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला। Thank you very much, Vishal. I'm very lucky to be here. And first of all, I would like to say that still I'm learning. Frankly speaking, आपने बोला कि मैं एक किताब हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। Still I'm learning. अभी भी मैं सीख रहा हूँ। और यूथ क्वेक के सभी दर्शकों को मेरा दिल से प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? जी बोलिए। थैंक यू मुश्ताक जी। आपकी जर्नी से शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। आप इस इंडस्ट्री में किस तरह आए और आप कहाँ को बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। मैं बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के एक अब ये कह सकते हैं अभी थोड़ा बढ़ गया है वो। जब मैं वहाँ पर था तो एक छोटा सा कस्बा था, तहसील हो गई है। और मैं बहुत इंटीरियर से हूँ। मतलब मेरे एक आपने जगह का नाम सुना होगा, नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क है कान्हा। वहाँ पर पूरा बहुत बड़ा जंगल है, और दूर दूर से टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं और जंगली जानवरों को देखने के लिए। तो मेरे गांव से वो 15 किलोमीटर है, उसका मुक्की नाम है उसका। तो मैं बालाघाट ज़िले, मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले के तहसील बैहर का रहने वाला हूँ। बहुत छोटा सा कस्बा है, और आप ये कह सकते हैं कि अभी भी वहाँ पर आदिवासी ट्राइबल्स ज़्यादा होते हैं, ट्राइब्स के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर। तो मेरे लिए, लेकिन जैसे कि कहा जाता है और आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, कि आप टैलेंट जो होता है, जो मतलब कोई भी हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, या वो साहित्यिक हो, या लिटरेचर में कहीं पर भी हो, वो किसी भी जगह हो सकता है, किसी भी प्रदेश में और किसी भी गांव में, किसी भी शहर में वो पैदा हो सकता है। तो इसी तरह मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ, और बचपन से जब आई रिमेम्बर, जब मैं व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड एक्टिंग। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। फिल्में देख देख करके मैं खुद ड्रामे लिखा करता था, और फिर सब लोगों को इकट्ठा करता था, और उसमें मैं एक्टिंग भी करता था, डायरेक्शन भी मेरा होता था, और मैं बहुत मेहनत करता था उसकी। और मेरे दिन भर में रहता, आज ये करते, आज ये करते। स्टेज में जा कर के कुछ करने
को हमेशा मैं लालायित रहता था। मुझे ऐसा लगता था यार कुछ करना है। इवन मैं जैसे कि उपकार फ़िल्म थी एक जो मनोज कुमार की आई थी, वो तो उसके गाने हुआ करते थे, वो गाने याद करके मैं स्टेज में माइक के सामने मेरे देश की धरती सोना उगले और फिर कस्में वादे प्यार वफा सब, ये सारे गाने और ये सब, फिर दिलीप कुमार की फ़िल्में। तो मेरे गाँव में सिनेमा हॉल नहीं था, समझे ना? बालाघाट ज़िले में था, जो बालाघाट ज़िले 70 किलोमीटर दूर है। तो मैं अपने भाई की जेब से पैसे चुरा करके मैं ना बस में जाता था और फ़िल्में देखता था। इतना शौक था मुझे, और झूठ बोल कर के घर से जाता था कि आज दोस्त के साथ पिकनिक जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, रात में लेट हो जाएंगे। और बहुत लेट आते थे वहाँ से, मतलब कि कभी ट्रक में बैठ के आया करते थे, बस नहीं मिलती थी तो वापसी में तो 2-2 3-3 बज जाता था कभी। तो इस तरह का एक जुनून था फिल्में देखने का और एक्टिंग करने का। तो मेरे जो लेक्चरर थे स्कूल में, वो उनको मालूम था कि ये नाटक करने वाला है, ये सिर्फ नाटक ही करता रहेगा। तो बट यही था, मैं काफ़ी फेमस भी हो गया था। और फिर जब मैं स्कूल से कॉलेज में आया तो वहाँ पर भी प्रोफेसर्स ने कहा, वहाँ पर भी मैं नाटक मेरा जारी रहा, तो मुझे सोशल गैदरिंग का उन्होंने सेक्रेटरी भी बना दिया। तो सारा कल्चरल प्रोग्राम मैं देखा करता था कॉलेज का, स्कूल का। इस तरह मेरे प्रोफेसर भी मुझे कहा करते थे कि यार तुम कहीं चले जाओ। और मैंने कहा कहाँ जाऊँ सर? बोले आप चले जाओ, पूना जाओ, मुंबई जाओ, दिल्ली कलकत्ता जाओ, वहाँ पे स्कोप है, यहाँ पे आपके लिए स्कोप नहीं है। यू कैन बी ए गुड एक्टर और आपको जगह मिलेगी ज़रूर। इस तरह फिर एक इश्तिहार आया था, मायापुरी उस वक्त आया करती थी एक मैगजीन में, एक इश्तिहार विज्ञापन था कि आप नेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न का था वो। उसमें ये था कि हम लोगों ने एकेडमी शुरू कर रहे हैं, 6 महीने का कोर्स है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म भर के आ जाइए। वो फॉर्म मैंने भर दिया था और फिर उसका मेरे को कॉल आया। मेरे बड़े भाई महफूज खान हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। माँ बाप तो मानते नहीं थे। इस तरह मैं 1975 में मुंबई आया। तो आप मुश्ताक जी, जैसे आपने बताया बालाघाट जगह से आप बिलोंग करते हैं, तो जो जगह आप बता रहे हो उस ज़माने में तो इतनी अलाउड भी नहीं था, इतना माहौल भी नहीं था, इतना एडवांस भी नहीं था। और आप कहते हैं कि जैसे सिनेमा हॉल ही नहीं था, तो बहुत मुश्किल हुआ होगा आपके लिए इतना बड़ा स्टेप उठाना, अपने घर से दूर जाके अपने सपनों को पूरा करना। तो आपने वो हौसला अपने अंदर कैसे लाए आप? और आपने बताया आपके बड़े भाई ने हेल्प करी, लेकिन हेल्प एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अपने अंदर से जब तक वो जज्बा नहीं हो तब तक अपन आगे बढ़ नहीं पाते। बिल्कुल नहीं। तो वो हिम्मत कैसे आई आप में, और ऐसी क्या चीज़ थी कि आपने अपना पहला कदम बढ़ा पाए? विशाल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। वाकई इतना डिफ़िकल्ट, इतना कठिन था कि जब मैं आ तो गया यहाँ पर, जब मैं आ गया यहाँ पर, तो एक तो ऊपर वाले ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरे साथियों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये ऊपर वाले की तरफ से हुई। और अदरवाइज़ जब मैं आ गया था तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे एक ऐसा सहारा मिल गया था। जो हमारे पहचान बालाघाट ज़िले के कुछ लोग थे जहाँ बैंक में काम करते थे, मैं कोलाबा में वहाँ उनके साथ गेस्ट हाउस में रहा। और आई वॉज सो लकी कि वो 4 भाई थे और उन्होंने एक गेस्ट हाउस में रूम ले रखा था। और जब मैं वहाँ पहुँचा था तो वो उनमें से 2 भाई नहीं थे, तो 2 खाटें जो हैं खाली थी। उनमें से कहा चलो यार इसमें तुम सो जाया करो। तो मैं कोलाबा के गेटवे ऑफ इंडिया में इंडिया गेस्ट हाउस था, वहाँ पर था। तो एनीवे मैं बड़ा लकी था इस मामले में, फॉर्चुनेटली मुझे मिल गया। लेकिन मैं रोता था रात में कि मेरा क्या होगा। मैं आपकी हकीकत बता रहा हूँ कि घर से दूर थे, माँ बाप से आप दूर थे, भाई बहनों से दूर थे, आप अकेले थे। ठीक है, वो लोग तो अपने अपने लाइफ में थे, बहुत बिजी थे, बैंक में जाते थे, खेलने जाते थे, यहाँ मैं तो अकेला रहता था। तो और उसके बाद फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन किया। फिर बहुत तकलीफ, बहुत कैसे करूँ, क्या होगा मेरा। एक सबसे बड़ा जो डर रहता ना आपको, सबसे बड़ा डर ये रहता है कि यार आ तो गए हैं, होगा क्या, कौन है अपनाया, ये सबसे बड़ा बहुत बड़ी टेंशन रहती है। लेकिन धीरे धीरे हमारे एक दोस्त थे सुरेश जरगा साहब, जो मेरे एक तरह से गाइड थे, वो हमेशा मुझे गाइड किया करते थे। फिर उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी कि मुश्ताक, मैं उनसे बातें करता था, है ना, फ़ोन तो था नहीं वहाँ पर उस वक्त, वो थे लैंडलाइन फ़ोन थे। तो वो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जो है थिएटर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर एक बहुत अच्छा थिएटर है, इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जन नाट्य संघ। बोले वो ज्वाइन कर लो तो वो तुमको बहुत अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस भी होती रहेगी, तुम्हारे फ्रेंड्स भी बनेंगे और तुम्हारे में कॉन्फिडेंस भी आएगा। एंड
वो मेरे लिए बहुत रामबाण की तरह काम किया। इप्टा ज्वाइन किया मैंने, और इप्टा तो आप जैसे, पता नहीं आपको इप्टा के बारे में कितना मालूम है, 1942 हमारे फ्रीडम के पहले, आज़ादी के पहले इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा। और ये लोग नाटक के थ्रू अंग्रेज़ों के खिलाफ नाटक किया करते थे। अच्छा। और उनको भगाने के लिए, और एक क्रांतिकारी ग्रुप था ये एक तरह से, जो इस तरह के नाटक करते थे। अच्छा। हर अलग अलग तरह के लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में काम किया है। हर तरह से लोग थे, जो इधर से उधर से। तो ये एक ग्रुप था जो नाटकों के थ्रू लोगों में उत्तेजना और जागृति फैलाता था। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, वो मैंने ज्वाइन किया। और इसके फाउंडर मेंबर बहुत कमाल के थे। कैफी आजमी साहब, बलराज साहनी, AK हंगल, रमेश तलवार, MS सत्यू, भरत कपूर, शबाना आजमी, अच्छा। अपना ये फारूक शेख साहब, ये सारे लोग, ये बड़े बड़े लोग थे उसमें। वहाँ मैं गया और मुझे वहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। वहाँ रिस्पांस इतना अच्छा मिला मेरे को, ये मैं एकेडमी 6 महीने की कर लिया था कोर्स, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये ज्वाइन किया था। अच्छा। तो 6 महीने मैंने एक्टिंग का कोर्स किया। उसके बाद थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर में मेरे को अच्छे अच्छे रोल्स मिले, और थिएटर के वजह से ही मैं फिल्मों में आया। हाँ, और थिएटर की वजह से मुझे महेश भट्ट साहब मुझे मिले। सलीम साहब, सलीम खान को अच्छी तरह जानते हैं, राइटर साहब, है ना, जो जावेद साहब, सलीम साहब, वो उन्होंने मेरा एक नाटक देखा था, लोक कथा 78, और उनको मेरा नाटक बहुत पसंद आया। एक्चुअली मैं ये बताना भूल गया कि हम लोग नाटक करते थे, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को इनवाइट करते थे कि सर मैं ऐसा 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 मेरा एक प्ले है, एक नाटक है, आइए ना देखने के लिए। तो फिर किया था कि आइए सर देखिए और कुछ काम दीजिए। तो ये था। तो और मुझे नहीं मालूम था कि सलीम साहब आए, क्योंकि रमेश तलवार जो थे हमारे डायरेक्टर नाटक के, वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो खुद हमारे बहुत बड़े डायरेक्टर थे, रमेश तलवार, जिन्होंने बहुत फिल्में की, समझे, नया ज़माना और बहुत सारी फिल्में, साहिबा, और एक दूसरा आदमी, इस तरह की फिल्में काफ़ी की उन्होंने। तो उन्होंने इनवाइट किया होगा सलीम साहब को कि नाटक किया, मैंने देखवा करके। तो सलीम साहब आके देखे, तो मेरा रोल उनको बहुत पसंद आया। अच्छा। बहुत पसंद आया। उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर रमेश जी से पूछा भी कि यार ये एक्टर कौन है। फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर रमेश जी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा, और उन्होंने कहा कि कभी आना मिलने के लिए। तो मैं गया, आई वेंट टू हिज प्लेस। वहाँ फिर मेरी बात हुई, और उन्होंने बहुत मेरी तारीफ़ें की कि बहुत अच्छा आपने काम किया है, और ये। फिर उन्होंने कहा कि मैं महेश भट्ट के लिए एक फिल्म लेकर आऊँ, कब्जा। तो उसमें तुम्हारे लिए बात की है। सर मेरी वहाँ से बात चल निकली मतलब। हाँ। फिर मैं सीधा भट्ट साहब के पास गया, एंड दैट टाइम भट्ट साहब, मानता, ओ माय गॉड, भट्ट साहब टॉप में थे। मैं आपको बता रहा हूँ नाम, पता नहीं आपने सुना कि नहीं है? मैंने सुना है, देखी है। संजय दत्त, कुमार नाम, पंकज उदास का एक गाना था, चिट्ठी आई है। और नाम के बाद फिर उनकी जो फिल्म हिट हुई थी, सारांश, अर्थ। ये फिल्में भट्ट साहब की जबरदस्त हिट हुई थी। और हर आर्टिस्ट जो है, हर कलाकार जो है, भट्ट साहब के साथ काम करना चाहता था। और ऐसे वक्त में इतना बड़ा राइटर सलीम खान मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं भट्ट साहब से, मेरे लिए मतलब लॉटरी खुल गई थी। बहुत बड़ी बात है। तो भट्ट साहब से मैं मिला, और भट्ट साहब ने कहा हाँ भैया, हाँ सलीम साहब ने आपकी बहुत तारीफ की है। आप एक फिल्म कर रहा हूँ मैं, एक रोल है, ये हमारे भाई लोग हैं, ये सब मुकेश भट्ट, ये रॉबिन भट्ट, ये देख रहे हो तुम, इनसे बात कर लो, बता देंगे तुमको, आजा, ठीक है। तो क्या वो अपना लग गया। तो इस तरह भट्ट साहब के साथ मैं जुड़ा फिल्म कब्जा से जुड़ा। कब्जा में कोई एक सीन भट्ट साहब को पसंद आ गया, है ना। तो वो उसके बाद फिर वो मुझे चाहने लगे, फ्रेंकली स्पीकिंग, एज एन एक्टर। फिर वो मुझे हर फिल्म में, अब ये बताइए, कब्जा मेरी पहली फिल्म थी, उसके बाद तकरीबन 15-16 फिल्में उनके साथ किया मैंने। अच्छा। स्वयं, कब्जा, जुनून, दिल है के मानता नहीं, हमें रही प्यार के, साथी, सड़क, मिलन, नाराज, गुमराह, 16 पिक्चर, सड़क, क्या बताऊं, सर, समझे ना, बहुत सारी फिल्में, याद नहीं आ रहा नाम, 15-16 फिल्में उनके साथ। और सारी फिल्में जो है ना हिट हुई। आशिकी का तो एक अलग सा ट्रेंड ही हो गया था। आशिकी में मतलब इतना खूबसूरत उन्होंने मुझे रोल दिया था, गिलरा मास्टर का। उनकी अपनी कहानी का हिस्सा था वो। तो इस तरह भट्ट साहब के साथ रह करके मेरे को इतनी फिल्में उन्होंने दिया, डिफरेंट रोल दिए। तो अब देखिए, एक टाइम पे 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई, हमें रही प्यार के और सर। हमें रही प्यार के में मेरा कॉमेडी रोल है ना, जो मिश्रा जी हैं, जो पटना के, बिहार के रहने वाले हैं, वो जापान जाकर के ट्रेनिंग लिए हैं, और यहाँ आ गए हैं, और सब बता रहे हैं सब कैसा क्या है। तो वो एक रोल था मेरा, कॉमेडी रोल था। आमिर खान, जूही चावला, और एक फिल्म थी सर।
नसरुद्दीन शाह नसीरुद्दीन जी के शाह, साथ परेश था। रावल, पूजा हाँ भट्ट। हाँ हाँ वो उसमें मेरा विलेन का रोल था। हाँ। विलेन का रोल था जो कि मर्डर करता है, गला काटता है, खून करता है, सब बड़ा हम्म, डेंजर रोल था। पूरा डिफरेंट। डिफरेंट रोल, डिफरेंट 2 फ़िल्में मेरी और दोनों में डिफरेंट रोल मेरे। लेकिन क्या हुआ कि सर फ़िल्म चली, हाँ फर्स्ट रिलीज़ हुई सर, और सेकंड वीक में ये दोनों फ़िल्में एक साथ, मतलब एक हफ्ते के हाँ गैप में हाँ। रिलीज़ हुई। तो सर बहुत अच्छी चली। हम्म, तो भट्ट साहब ने कहा था, देखो भैया सर मेरी बहुत कमाल की फ़िल्म है, हाँ अंडरवर्ल्ड की फ़िल्म है, हाँ ये चलने वाली है, इसका फ़ायदा तुमको आमिर आई प्यार को मिलेगा, हाँ। क्योंकि फिर देखेंगे लोग कि महेश भट्ट की ये फ़िल्म भी तो देखेंगे। तो उन्होंने आमिर आई को थोड़ा-सा पीछे ढकेल दिया कि 1 हफ्ते बाद भी रिलीज़ करते हैं। अच्छा। लेकिन हुआ ये हम्म, कि जब आमिर आई प्यार की रिलीज़ हुई, हाँ हाँ। तो वो सर के ऊपर से अच्छा अच्छा। सर से ज़्यादा, मतलब उसने हम्म, कलेक्शन किया, और हम्म। काफ़ी आप उसका गाना भी शायद आपको मालूम होगा, हाँ, यूं ही कट यूं जाएगा। ही कट जाएगा। नहीं, हाँ उससे सबसे ज्यादा हिट हुआ था घूंघट की हाँ जी, हाँ यार जी, से बहुत मिलन। ज्यादा, बहुत ये जो था, हिट हुआ था। ये बहुत ज्यादा हिट हुआ था। हम्म। तो ये अब क्या है ना, हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा क्या होता है ना, जो ज्यादा फिल्म हिट होती है हाँ हाँ और जो हिट फिल्म के जो करेक्टर होते हैं, हाँ हाँ वो उन्हीं को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए मेरा जो है, ज्यादातर मुझे रोल्स जो होते हैं वो कॉमेडी के रोल मिलते रहे, राइट। और जो रोल मिलता रहा मैं करता रहा। हम्म। ये था। तो आप ऐसे टाइम पे आपने काम की शुरुआत करी जब मार्केट इतना आगे बढ़ा नहीं था, और आपकी खासियत ये रही, जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने में आपके साथ बहुत लोग थे, जैसे पंकज कपूर जी थे और अनुपम खेर थे। अनुपम खेर जी थे। तो जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी एक बहुत ख़ासियत ये भी रही कि ये बहुत नीयत से अच्छी नीयत से काम करते थे, और इनमें एक सरलता थी। आपके चेहरे पे, आपके काम में बहुत सरलता थी। वो सरलता बहुत मायने रखती है जी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाबी छूऊँ, बहुत बड़े मेन रोल करूँ। हर ही इंसान चाहता है कि अगर कोई इंडस्ट्री में आते हैं तो मेन लीड करूं। तो आपके लिए कितना मुश्किल था कि सपोर्टिंग एक्टर जो रोल आपको दिया जाए पूरी नियत से, पूरे सरलता से करने की, क्योंकि आपकी भी आकांक्षाएं होंगी कि आप एक सफल मेन एक्टर बने, जैसे हर युवा की होती है। तो क्या आपने उस चीज़ को, अपनी उन इच्छाओं को किस तरह से काबू में रखा, और आप इस चीज़ में कैसे आपने पूरे लगन से काम करते रहे? विशाल साहब, एक कहावत आपने सुनी होगी कि वक्त से पहले और किस्मत से किस्मत ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलता। नहीं मिलता। मैं इस बात को बिल्कुल मैंने पकड़ लिया है। हाँ हाँ। और ये जो बात आप कर रहे हैं ना, हम्म, ये जिस दिन आपने अपने दिमाग में हम्म, ये सोच लिया हम्म, कि भैया ये है कि यार मैं साला बहुत अच्छा एक्टर हूँ, हाँ एक हाँ कमाल का एक्टर हूँ, हाँ और मेरे पास इतनी सी फिल्म, या मैं ये रोल कर रहा हूँ, हाँ या मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास एक ही फ्लैट है, या मेरे पास एक ही गाड़ी हाँ है ना, और हाँ साला वो है, तो यार वो तो यार ठीक है यार, मेरे से तो इतना अच्छा एक्टर नहीं है, लेकिन वो तो उस दिन आप पागल हो जाएंगे, हाँ आपका हाँ दिमाग फट जाएगा, हाँ जी। और आप जो है ना, आप जो कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। राइट तो ये इस चीज से मैं बचता रहा हमेशा। राइट कई राइट। लोगों ने, जो आप कह रहे हैं ना, हाँ कई लोगों ने ये बात कही, कई राइट लोगों ने ये बात राइट। कही, लेकिन मैंने कहा मैंने कभी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम्म, मैं क्या सोचता हूँ, मैं ठीक है, अपने ऊपर देखना चाहिए, नो हाँ डाउट, हाँ ऊपर आगे देखना चाहिए, हाँ। लेकिन मैं ये देखता था यार, मैंने कहा यार ये भी, और भी तो एक्टर्स हैं, वो हम्म, भी तो बहुत अच्छा एक्टर है, वो भी तो बहुत अच्छा actor, उनसे अच्छा अच्छा तो मैं हूँ। हाँ तो हाँ। मैं वो देखता था, हम्म, समझ रहे हैं, कि मैं, अच्छा मैं क्या देखता था कि मैं कहाँ से आया हूँ, हाँ हाँ। मैं एक गांव से आया हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था। हम्म, आज विशाल जी, मैं आपके सामने बैठ करके इंटरव्यू दे रहा हूँ, हम्म, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हम्म, मेरे फादर ने, मदर ने, मेरे ब्रदर ने, मेरे गांव वालों ने भी नहीं सोचा था हम्म, कि ये भैया वहाँ जाएगा और ये हो जाएगा। हम्म, कई कई तरह की लोग बातें करते थे कि हम्म, यार, मेरे फादर को बोलते थे, मेरे भाई को, अरे बुला लो यार हाँ उसको, हाँ वो हाँ। परेशान है, हम्म, ये वो। हम्म, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं हम्म, अभी, सबसे पहली बात तो है कि जो मेरे पास है, हाँ हाँ जो मुझे मिल रहा है, हाँ। मैं उसमें खुश हूँ, हम्म, फ्रैंकली, इज्जत के साथ, हम्म, इज्जत के साथ। हम्म, मैंने कभी भी आउट ऑफ द वे जा करके हाँ काम के लिए, हाँ नाम के लिए, हाँ। शोहरत के लिए, हम्म, मैं अपने उसूलों से आगे, बियॉन्ड अपने उसूल, मेरे राइट रूल्स रेगुलेशन, राइट उसके राइट। बियॉन्ड कभी नहीं गया मैं। और क्यों, इसका उसका रीज़न ही है कि जिस दिन मैं ये सोचूं, सर मैं आपको एक बात बताऊं, अभी बात निकल गई है, एक फिल्म मैंने की थी 1984 में, मुजफ्फर अली की, हम्म। उसका नाम था अंजुमन, अंजुमन। ठीक है सर, अच्छा। फारूक शेख
शबाना आजमी, हाँ। रोनी हतंगड़ी, यूनुस परवेज, हम्म। और राइटर थे राही मासूम रजा अच्छा। एंड माई सेल्फ। हम्म। नवाब साहब का मैंने रोल किया था 1984 में। हाँ हाँ। एज रखी थी 50। नवाब अच्छा। साहब जो 50 साल के हो गए हैं और शबाना आजमी के दीवाने हैं, अच्छा। उससे शादी करना चाहते हैं। पैसा वैसा है उनके पास है, और ठीक। शबाना आजमी एक गरीब घर की लड़की है, राइट। किसी तरह उसके पीछे लगे हुए हैं। उसके हम्म। घर जाते रहते हैं और उसको जो है शेर व शायरी, इसका शेर उसका शेर पढ़ के सुनाते रहते हैं। हाँ हाँ। और वो करेक्ट करती है कि बाकी साहब, बाकी हाँ बिवारी नाम दे, अरे हाँ बाकी साहब शेर हाँ ऐसा नहीं ऐसा है। हाँ हाँ फिर उसको देखते रहता है वो, हाँ हाँ। समझे ना। हम्म। तो वो उसके पीछे दीवाना दीवाना दीवाना, ये हम्म। इंटरवल तक ये है। अच्छा। और वो एक करेक्टर होता है चुईया खाला करके, उसको पटा के ये करके वो करके उसकी, और वो उसके शबाना के माँ बाप नहीं है तो अपनी मामी क्या रहती है, तो वो मामी को कुछ पैसे वैसे देकर पढ़ाते हैं और मामी शादी का निकाह की तैयारी कर देती है। अच्छा। मजबूरी में। लेकिन ये लड़की जो है शबाना आजमी जो है, एंड मौके पर निकाह के वक्त जब मौलाना पूछता है कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, बोलते क्यों नहीं, नहीं बोल देती वो, तो मेरी शादी जो है टूट जाती, मतलब निकाह। और सब लोग देखते हैं कि साला क्या हो गया यार, नवाब की शादी जो है मना कर दी लड़की ने। तो इतना रुतबा होता था वो नवाब का कि वो एज होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ पसंद कर, वो फिर जो चेंज होता है नवाब सेकंड को, ही बिकेम ए पॉलिटिशियन, कि अब इसको मुझे बर्बाद करना। इस तरह का मेरा रोल था। और मैं आपको क्या बताऊं, अभी दिमाग में ऐसा कभी कभी लगता है, वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। अच्छा जी, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का झगड़ा हो गया, उन्होंने रिलीज नहीं किया फिल्म। अदरवाइज अब देखिए, अब इसको क्या बोलेंगे आप, अगर वो उस वक्त 1984-85 में वो फिल्म मैंने डबिंग किया उसकी, सोच लीजिए आप, नहीं हुई सर रिलीज। और उस फिल्म में जो भी देखता था सर मेरे रोल को कहता, अरे सर ये तो आपकी फिल्म है। मतलब अगर वो रिलीज हो जाती तो आपका करियर कुछ अलग ही होता। वही कह रहा हूँ मैं आपको, मतलब ये बोलते थे कि आप ही की फिल्म है ये। इसलिए मैंने आपसे कहा ना, ये किस्मत, लक। इसलिए हम कहते हैं ना कि भाई आप आए हैं, आप में टैलेंट है, आप में सब कुछ है, आप में पेशेंस भी है, आपने स्ट्रगल भी किया, संघर्ष भी किया, सब कुछ किया है, लेकिन सर सब कुछ करने के बाद भी ये किस्मत। कभी किसी को कुछ ज्यादा स्ट्रगल नहीं करते हैं, लोगों को काम मिल जाता है ना। एक्टर ठीक ठाक होते हैं, उनको काम मिल जाता है, अच्छे एक्टरों को काम नहीं मिलता। फिर आपकी फितरत, आपकी टेंडेंसी, आपका बिहेव। अब मैं जैसे गांव से आया था तो बोलने में बड़ी तकलीफ होती थी, है ना। अब जैसे ये बम्बई है, इंग्लिश का बहुत यहाँ पे चाल चलन है, बहुत सारी चीजें। तो एक जो है ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता था, वो था, मिलता नहीं तो बराबर लोगों से, अपने बारे में बोलते नहीं था ज्यादा, वो सारी चीजें थी। इसकी वजह से बट नहीं, मेरे को कोई अफसोस नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं उस चीज को मान के चलता हूँ कि भैया ऊपर वाले ने आपका एक फिक्स करके रखा है। मैं इस बात को मानता हूँ कि ठीक है, अब मेहनत तो कर रहे हैं ना। मुझे इस बात की खुशी है, सेटिस्फैक्शन है कि मैं मेहनत से पीछे नहीं हटा, मैं संघर्ष से पीछे नहीं हटा। मैं एक सच्चा, समझे ना, और शरीफ, ईमानदार भारतीय नागरिक हूँ, और कानून पे विश्वास करता हूँ, और उसके हिसाब से काम करता हूँ, और अपने मन से, अपने दिल से काम करता हूँ। और वो ऐसा काम नहीं करना चाहता जहाँ पर कि मुझे रात में नींद ना आए, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, क्या जरूरत थी ये सब करने की यार, क्या मैं इतना वो हो गया क्या। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अदर पार्ट ये कि मैंने मेहनत करने से नहीं घबराया कभी। एक्चुअली आपकी ये जो डिस्क्रिप्शन था ना ये पिक्चर का, जिसमें आप नवाब बनते हैं, वो इतना इंस्पायरिंग था, मैंने सोचा था कि ये पॉडकास्ट के बाद वो पिक्चर जरूर देखूंगा। अब मैं और फिर आपने बोला कि वो रिलीज ही नहीं हुई। मैं आप कह रहा हूँ, अंजुमन नाम की फिल्म है, आप उठाइए, देखिए, मुजफ्फर अली के डायरेक्शन है। अच्छा, आप मेरा रोल देखिए, मतलब वो मिल जाएगी पिक्चर। अच्छा, तो लेकिन आपने इस दौरान एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कही है जो हमारे ऑडियंस को भी पसंद आएगी, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट का उद्देश्य ये है कि हमारे जो यूथ है वो इंस्पायर हों आपके स्टोरी से। जो बात आपने कही कि जो काम आपको मिले उस काम से आपको संतुष्ट भी रहना चाहिए, उस काम की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उसको नकारना नहीं चाहिए, और ये बहुत अच्छा मैसेज उनके तरफ ज़रूर जाएगा। तो आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग मोमेंट क्या रहा जब आपकी ज़िंदगी ने अच्छी करवट बदली?
जैसे कि मैंने आपको कहा कि भट्ट साहब के साथ जैसे अच्छा जुड़ा मैं, तो अच्छा अच्छा डेफिनेटली अच्छा वो एक तो भट्ट साहब से जुड़ने के बाद जो है राइट मेरे में काफ़ी वो हो गया, हम्म और हम्म ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। हम्म उसके बाद मेरी लाइफ में हम्म जो अभी अभी पिछले 10-12 साल से कह सकते हो आप, हम्म, मेरी लाइफ में अनीस बज़मी आए, हाँ जी डायरेक्टर, हाँ जी आज के बड़े हिट डायरेक्टर हाँ वो। जी हाँ जी तो अच्छा, एक ऐसा मतलब कभी-कभी ऐसा होता है ना कि अब मैंने आपको बताया अंजुमन के बारे में, हाँ जिसमें जी मेरा इतना ज़बरदस्त रोल था, हाँ जो हाँ रिलीज़ नहीं हुई। राइट अब ये फ़िल्म देख लो वेलकम, हाँ जो वेलकम जो फर्स्ट हमने जब किया था, हार्डली मेरे ख्याल 10-12 साल तो हो गए, हाँ हाँ ज़्यादा हो गए होंगे, हम्म समझे ना? हम्म अब ये वेलकम फ़िल्म आई तो उन्होंने मुझे रोल दिया। हालाँकि मैंने अनीस भाई की और भी फ़िल्में की हैं। गोपी हम्म, किशन अगर आप देख लें आप, हाँ जी गोपी है किशन ना? सुनील शेट्टी जी के सुनील साथ शेट्टी डबल हाँ रोल है हाँ वो। उसके बाद फिर आपने देखा होगा प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही उसमें था मैंने रोल किया अजय देवगन अजय कार्तिक देवगन के जी के साथ, साथ हाँ है ना? उसके बाद एक और फ़िल्म आई थी गोविंदा की डबल रोल, सैंडविच, सैंडविच हाँ सैंडविच देखा होगा, बहुत उसमें अच्छी भी मैं पिक्चर था। थी हाँ तो ये सब मैं उसके बाद फिर वेलकम, वेलकम देन फिर वेलकम बैक, हाँ जी ये मैं अनीस भाई के साथ किया हुआ। हाँ जी अब जो रोल वेलकम में मुझे दिया हाँ हाँ गैंग के साथ, हम्म 2 गैंग है, हम्म एक नाना पाटेकर की गैंग है, हम्म और जिसमें नाना पाटेकर हम्म और ये अनिल कपूर, है ना? हम्म ये सब इससे तो हम लोग नाना पाटेकर के साथ। हम्म मुझे जो रोल दिया ना, तो 7-8 दिन तक मैं दुबई में शूटिंग है, हाँ जी जस्ट ऐसे ही मुझे हाँ बताया जी कि आपकी एक टांग टूटी हुई हाँ है, बस जी हो हाँ गया, जी एक टांग टूटी हुई है, बस हो हाँ गया, आप खड़े खड़े हाँ खड़े। हाँ 7 दिन तक मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, अच्छा यहाँ शूट वहाँ शूट। हम्म और बड़ी फिल्मों में क्या होता है ना, एक आध सीन हो गया तो हो गया, नहीं तो हाँ आधा सीन एक दिन में हुआ, ऐसा हाँ होता है। हाँ तो अभी सब इधर बैठे उधर बैठे, अक्षय कुमार बोल रहे हैं, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, मेरे और जो दोस्त हैं वो भी सब, हम लोग जो है करेक्टर आर्टिस्ट सब बोल रहे हैं, मैं ऐसा ऐसे खड़ा हूँ। हाँ तो हाँ 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 मैं बड़ा परेशान हो गया। तो अनीस भाई को एक दिन मैं बोल दिया, हाँ 6वें 7वें दिन, हाँ हाँ तो मैंने कहा अनीस भाई मैं रात में होटल में सो नहीं पा रहा हूँ, ठीक से हम्म, खाना नहीं खा पा रहा हूँ, और हाँ बड़ा परेशान हो गया मैं। तो बोलते हैं, क्या हो गया भैया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हाँ बात है, हाँ क्या परेशानी परेशानी क्या है, क्या प्रोडक्शन की तरफ से कोई परेशानी, खाना वाना नहीं मिल रहा है? अरे मैंने कहा वो बात नहीं यार मनीष भाई, ये हो रहा है कि 7 दिन हो गए हाँ मैं ऐसे ही खड़ा हूँ यार। हम्म तो बोलते अरे यार मुसा भाई, हम्म जाना मैं हूँ ना, हम्म मैं हूँ ना, मैं है, दिमाग में है। हाँ मैंने कहा यार वो दिमाग से कब निकलेगा, कुछ हाँ मालूम तो हाँ है, कुछ है, आप टेंशन मत लो। हाँ, मैंने कहा क्या करता हूँ, डायरेक्टर है, मानना पड़ेगा बात। हम्म और सर मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये जब मेरा पहला सीन हुआ, हम्म समझे ना, ये वाला ये करेक्टर का, हाँ हाँ कि मेरी एक टांग निकली, मैं हॉकी का हाँ बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, ये सब जो शुरू हुआ ना, हाँ जी वो जब सीन हुआ ना, हाँ जी तो मेरे सारे दोस्तों ने ये थे, भाई यार तेरा रोल तो कमाल हो रहा है, अलग हाँ डिफरेंट, अच्छा एक विजिटिंग कार्ड, एक ऐसा जिसका विशाल लोग आज मुझे, मैंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, इतने बड़े बड़े रोल्स किए हाँ हैं, हाँ साथी, सड़क, दिल के मानता हाँ नहीं, हाँ हमें राय प्यार के, सर, हम्म यू नो, हम्म क्रांतिवीर, हम्म और डेविड धवन की मैंने फिल्म की इतनी, हम्म जोड़ी नंबर 1, एक और एक 11, हम्म रास्कल, बहुत सारी फिल्में की। हम्म वो सब पिछली मेरी पूरी फिल्म के को भूल करके बस डायलॉग अच्छा ये वाला वेलकम का। मतलब एक डायलॉग सब मूवी के काम पे भारी अब पड़ वो गया उसका इतना मीम्स बन, अभी मैं मेरा फोन नहीं लाया, अभी हम्म तुमने देखा है कि मैंने जो अपना, कहाँ गया वो, ये अपना, मैं आपको दिखाऊंगा वो, हाँ जी एक यूट्यूब में एक मीम फिर बनाया उन्होंने, जरूर कुछ जबरदस्त मीम बनाया। तो हम्म वो बहुत सारे मीम्स मेरे चलते रहते हैं उसमें, हम्म इसी हाँ जी हाँ जी वेलकम के बहुत सारे। हाँ जी और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वो आवाज़ आती है, सर हाँ मेरी एक टांग नकली है, बेटा, वो सब डायलॉग। तो यू डोंट नो राइट कब क्या हो जाएगा इस हम्म इंडस्ट्री में, हम्म जो आज जहाँ से आप सोचते हैं यार ये कमाल का मैंने किया है, वहाँ हम्म पता चला अरे ये तो इसमें, अच्छा वहाँ पर मैं इतनी उम्मीद ही नहीं थी मेरी, हाँ हाँ बट उसके लिए फिल्म का हिट होना बहुत ज़रूरी होता राइट है, रिलीज होना बहुत ज़रूरी होता है, हिट होना ज़रूरी होता है, और हिट होती है तो फिर आप भी हिट होते हैं। अदरवाइज अब जैसे मेरी फिल्म थी अंजुमन, किसी ने देखा तो फिर आपने कर तो दिया, वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हाँ समझे ना। अब देखिए शोले, हम्म शोले फिल्म में एक करेक्टर है सांबा, हाँ सांबा के कितने डायलॉग मालूम है आपको? डायलॉग तो एक ही कम ही डायलॉग हाँ है, एक ही हाँ और कितना इनाम रखा है रे हाँ जी हाँ जी सरकार, हाँ जी 50,000 सरकार, हाँ इतना ही बोलता है सांबा। हम्म लेकिन सांबा पूरी फिल्म में लोग जानते हैं सांबा, क्योंकि हिट हुई, 5 साल तक लगातार चली। राइट तो फिल्म का हिट होना बहुत जरूरी होता है, राइट जब फिल्म हिट हो जाती है तो हर करेक्टर उसका हिट होता है, सब हम्म लोगों को उसका फायदा मिलता है। तो जब ये बात शुरू हुई है तो दूर तक ही जाएगी ये डायलॉग तो अब आप बोल ही दीजिए हमारे पॉडकास्ट पे अरे ये अभी क्या बताऊं, मेरे को अभी पूरी तरह से याद नहीं, लाइन क्या है, बस कुछ नहीं है, वही है
जैसा कि आप जानते हैं वो करेक्टर ऐसा है, नहीं, नाना पाटेकर ने विजिटिंग जैसे किसी को डराना हो, धमकाना हो, है ना, हाँ जी, हाँ जी, अपने हाँ अपने जी, पोपची में लेना हो हाँ जी, और ऐसा कुछ कर देना, तो होता ना बहुत सा, ए बता बता मैं क्या हाँ करता हूँ, हाँ मैं कितना हाँ, डेंजर हूँ, मैं हम्म, कितना खतरनाक हूँ, बता 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 इसको बता, हम्म, बता बल्लू, बता कर ये करके। तो वो है। तो जहाँ पर वो चाहता है कि उसकी बहन की शादी अक्षय कुमार से हो जाए, और उसकी बहन भी चाहती है, वो अक्षय कुमार भी चाहता है, लेकिन मजनू जो है वो नहीं चाहता, तो राइट, उसको डांटते रहता है कि तूने हाँ, ज़्यादा उसके तरफ तू देखेगा तो मैं तेरे को वो कर दूंगा, सिर्फ देखना नहीं तू, ये हम्म, वो फलाने को। तो वो बहन उसकी बताती है कि देखो भैया मेरे को जो है ना, मैं उससे प्यार करती हूँ, और ये जो है ना ये अड़ंगा डाल रहा है। राइट, तो उसको गुस्सा आ जाता है नाना हम्म, पाटेकर को। अब वो चाहता है, वो उसको लेके आई हुई है हाँ, अक्षय कुमार को, और वो ये चाहता है नाना पाटेकर कि इसके दिमाग में ऐसा कुछ हो जाए कि हाँ, अगर तूने मेरी बहन के साथ शादी नहीं की हम्म, तो मैं तेरा क्या करूँगा, गुस्सा नहीं आना हम्म, चाहिए मुझे। हम्म, तो वो मुझे बोलता है, हम्म, बता बता बल्लू, बता बल्लू, जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे क्या करता, बता बता यार इसको बता। वहाँ मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। हाँ हाँ मेरी एक टांग निकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन मेरे मुझसे उदय भाई के लिए कुछ गलत निकल गया, तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे। फौरन अस्पताल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, घर तक छोड़ने आए, बीवी के लिए साड़ियाँ, बच्चों के लिए खिलौने रखे, बस बस बस, इस तरह का वो। तो ये हर जगह आते रहता है। हम्म, अब कोई बिजनेसमैन है, कोई हाँ, दूसरा आदमी है, किसी है, उसको बता बल्लू, बता बल्लू, बता इसको, बता क्या है मेरा, मेरी मेरी टांग निकली है, तो एक ही तरह से होते रहते। तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगा, राइट, अरे राइट, ये करेक्ट, ये बता बल्लू बता। तो उस तरह के मीम्स बहुत वगैरह ज़्यादा बनते रहे फेमस हुआ। लोगों के। इस तरह के जो थोड़ा बहुत याद था वो मैंने आपको सुना दिया। तो कभी कभी हमारे साथ हम सोचते हैं कि यार पता नहीं इसमें क्या होगा, तो पब्लिक को पसंद आ जाता है। हाँ, कभी कभी ये होता है कि आपको लगता है यार ये बहुत अच्छी फिल्म है, इसमें मेरा बहुत अच्छा रोल है, हुँ, लेकिन उसमें रोल आपका कम हो जाता है। बहुत सारी हाँ, फिल्मों में समझा आपने बहुत अच्छा किया है, पता चला हुँ, वो सीन ही कट गए। ओके, काफ़ी काफ़ी फिल्मों में ऐसा होता है हमारे साथ। हुँ, आ, क्योंकि हम अपना काम करके हुँ, निकल जाते हैं। हुँ, अब उसके बाद वो प्रोड्यूसर की फिल्म है, डायरेक्टर की फिल्म है, वो हुँ, एडिटिंग होती है, उनकी अपनी मर्जी जैसा करेंगे, हुँ, हम क्या कर सकते हैं। फिर इसी तरह मेरे गदर में, गदर फर्स्ट, गदर टू में, दोनों हुँ, में मेरा था, उसमें बड़े अच्छे रोल्स थे। क्रांतिवीर में बहुत अच्छे रोल्स थे। हुँ, अब आप देखेंगे मेरी फिल्म, अगर एक जोड़ी नंबर वन, हाँ जी, एक और गोविंदा, एक 11 हाँ, डेविड धवन की, हुँ, ये बड़ी अच्छी थी। क्रांतिवीर बहुत अच्छी थी। मैं पुरानी बहुत सारी मैंने ऐसी, भट्ट साहब की तो सारी फिल्में मैंने आपको बता दिया जो थी, हाँ, बहुत अच्छी थी। फिर मेरे एक रक्षक करके एक फिल्म थी सुनील शेट्टी के सुनील साथ, शेट्टी, जी जी। फिर मेरी एक और शस्त्र करके एक फिल्म थी, हाँ, उसमें मेरा शायद, पूरा ट्रैक था पूरी फिल्म में, कुछ अपना लव एंगल था हमारा, वो हाँ, किया मैंने, बहुत सारे किए हैं। हुँ। तो आपके जीवन में भी इंस्पिरेशन के तौर पे कोई तो रहे होंगे, क्योंकि जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं उस टाइम महमूद साहब भी उससे पहले काम कर चुके हैं, जॉनी वॉकर जैसे इंस्पिरेशन भी जॉनी रहे लीवर थे, होंगे, जगदीप साहब थे, धुमाल जगदीप थे, साहब बहुत थे। सारे थे। लेकिन मैं हाँ, आपको बताऊं, फैक्ट बताऊं, हुँ, मेरा ना, मेरा मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं कॉमेडी होगी मेरी, हुँ। फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा, अच्छा। मैं इंस्पायर्ड हुआ था दिलीप साहब से। आप एक्टिंग से रिलेटेड हाँ, फ़ोकस थे। फोकस मेरा एक्टिंग का था। हाँ, फिल्में देखो मुझे दिलीप साहब बहुत अच्छे लगते थे। हाँ। उसके बाद मेरे जो इंस्पिरेशन मिला था मुझे, संजीव कुमार मुझे बहुत अच्छे हुँ, लगते थे हुँ, उनके हुँ। रोल करेक्टर के हिसाब से। हुँ, तो हुँ। ये कि कॉमेडी होगी मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने कहा हुँ, अब मैं जब वहाँ पर कर रहा था अपना एकेडमी में था, तो कुछ ऐसे सीन दिए जाते थे हमको, हाँ, तो वो हाँ। जो मैं करता था तो मेरे दोस्त ने कहा, अरे यार तू ये क्या ये कर, तू कॉमेडी कॉमेडी हाँ, कॉमेडी बहुत अच्छा हाँ। लगता है। और मैंने कहा पता नहीं, मैंने थोड़ा जानबूझ के किया। हाँ, तो हाँ। व्हाट आई बिलीव, हाँ, हाँ। यू कांट यू कांट मेक कॉमेडी, यू नो दैट। हाँ, हाँ। कॉमेडी कॉमेडी का ये है कि यार हो गया बस, हाँ, एक हाँ। द वे यू आर स्पीकिंग, राइट। है ना, हाँ जी। तो द वे यू आर पोर्ट्रेटिंग योर करेक्टर, वो हाँ। एक लोगों को पसंद आ रहा है। हुँ, हुँ। अब वो जानबूझ करके तो मैं नहीं कर रहा हूँ, हुँ, हुँ। जानबूझ के नहीं कि अब फेस कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो नहीं, हाँ। अलग तरीके से, एक अलग जो नेचुरल होता है वो हुँ। उसके एक तरीके से। तो उसमें मैं, सबसे बड़ी बात तो यह है ना विशाल के, वॉट एवर यू आर डूइंग, हुँ, हुँ। तो मुझे उसमें एंजॉय करना चाहिए। राइट। आप कुछ भी काम कर रहे हैं लाइफ में, सही है। एंजॉय दैट। हाँ। तो आपने कभी डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचा? आपने इतनी पिक्चरों में एक्टिंग करी, तो डायरेक्शन एक नेचुरल स्टेप है, लाइक टू गेट प्रमोटेड, या फिर अपने आप को एक दूसरे कैमरा के पीछे देखते हुए, क्योंकि स्टोरी टेलिंग ही है एक्टिंग की अगर अपन बात करें तो, और जो कॉमेडी अच्छी कर सकते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं स्टोरी पेश करने की एक गुण होता ही है। तो इतने सालों के अनुभव के बाद आपने कभी डायरेक्शन का नहीं सोचा? उसका रीज़न है, मैं मैं ये समझता हूँ कि मुझे वही करना चाहिए जो मैं कर सकता हूँ अच्छा, हाँ, पहली बात। हाँ, हाँ। दूसरी बात,
डायरेक्शन जो है ना सर, हाँ जी। बहुत बड़ा काम है। हाँ जी। लोग उसको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। हाँ। इट्स नॉट गुड, राइट। बिकॉज आप एक फिल्म बना रहे हैं। मैं एक एक्टर हूँ, मेरा एक छोटा सा रोल है, जो भी रोल है, मेरे को उससे मतलब है बस। मुझे पूरी फिल्म से मतलब नहीं है। राइट। मुझे अपने रोल से मतलब, मेरा ये रोल है, ये है, ये है, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, इस तरह का करेक्टर, ये सब मैं कर दिया। हाँ। बट डायरेक्टर अगर आप हैं हम्म। तो पूरी फिल्म आपके दिमाग में, और आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि भैया पूरी टीम को, इसीलिए तो कहते हैं ना डायरेक्टर, हाँ। कैप्टन ऑफ शिप, कैप्टन ऑफ द शिप। कि आपको वहां पे डायरेक्टर जो होता है ना, वो प्रोड्यूसर को भी कहता है, भाई प्रोड्यूसर को जो हाँ, पैसा लगा रहा है, हाँ, उसके बोलता है इंटरफेयर नहीं करना बीच में। राइट। इंटरफेयर नहीं करना, ये फिल्म मैं बना रहा हूँ, मेरे दिमाग। और जो सही प्रोड्यूसर होता है, समझदार प्रोड्यूसर होता है, हाँ, वो कभी इंटरफेयर नहीं करता। करेक्ट। तो और डायरेक्टर भी अगर सही डायरेक्टर होगा वो, हाँ। तो कहेगा प्लीज सर, किसी को भी इंटरफेयर नहीं, नॉट ओनली डायरेक्टर, वो एक्टर्स को भी बोल देगा प्लीज, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, राइट। मेरे दिमाग में, क्योंकि उसके दिमाग में, उसके जहन में यहाँ पर फिल्म होती है। राइट। अब ये मत समझना कि स्क्रिप्ट में होती है, कागज में, नहीं सर, उसके दिमाग में फिल्म होती है, उसके हिसाब से वो फिल्म बनाता है, समझे? तो वो बहुत बड़ा काम है। हाँ इसलिए जी। मैंने आपसे कहा हाँ वो बहुत जी, बड़ा हाँ, काम हाँ है। तो जी। बहुत बड़े काम को वो मैं शायद इतना नहीं संभाल सकता हूँ ना, जैसे कि प्रोडक्शन है। हाँ। प्रोडक्शन एक सर मतलब पागल हो जाता आदमी है। हाँ। इसका फोन, ये रात में जाकर के फोन को बंद करना पड़ता है हाँ, प्रोडक्शन वालों को। हाँ, यार कितने पागल हो जाएगा यार तुम। हाँ ठीक है ठीक, ये फलाने, इसको बोलना, उसको बोलना, फिर झूठ भी बोलना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं यार, ये सब। हाँ। इसलिए मुझे ऊपर वाले ने जो हुनर दिया है, और क्या मेरे में वो बात है कि ना, मेरे को ज्यादा का लालच नहीं है भाई। आप समझ रहे हो? मेरे को ज्यादा का लालच है, मैं अच्छे से बढ़िया जिंदगी गुजर जाए, थोड़ा वैसा हो जाए कि सब अच्छे से हो जाए, घर वाले बच्चे वगैरह सब ठीक ठाक पढ़ लें, और उनको भी ये नहीं है कि बाहर जाना, ये करना, वो भी नहीं है रखा है। यहाँ पर अपनी किस्मत का सब लेकर के आते हुए, तो ऊपर वाले ने जितना दिया उसमें शुक्र अदा करना, और अपनी जिंदगी को ऐसा टेंशन फ्री रखना कि नहीं, और वो नहीं चाहिए अपने को। बहुत से लोगों को रहता है ना, बहुत से झमेले लेना, ये भी आजा, वो मेरे को पसंद नहीं। सिंपल। तो आप अगर अपने करियर ग्राफ को देखें, इतने समय से आप काम कर रहे हैं, होता क्या है कि जब अपन क्रिएटिव फील्ड में होते हैं तो बहुत बाधाएं आती हैं। बाधाएं समाज की भी आती हैं और कभी कभी परिवार की भी आती है, क्योंकि जो हमारा क्रिएटिव माइंड है वो सिर्फ हमें ही समझ में आता है, हमारे अलावा किसी और को आ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने हमें वो हुनर दिया है। तो आपको मुश्किल आई अपने लक्ष्य के सामने जाने के लिए और अपने पोटेंशियल को और निखारने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, कभी आपको अपने फैमिली से या फिर सोसाइटी से दिक्कत आई क्या कि आप खुद वो अचीव करने के लिए कोई बाधा आपके जीवन में आई? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसी कोई बाधा नहीं आई। मुझे आज तक अफसोस है, और वो जिंदगी भर रहेगा। वो बाधा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बाधा, या क्या बताऊं, क्या कह सकता हूँ कि मेरी मदर जो थी, मेरी माँ जो थी, कैंसर हो गया था उनको, ब्लड कैंसर हो गया था, और डॉक्टर ने उनको 2 महीने का टाइम दे दिया था। और मैं शूटिंग कर रहा था, मैं मिला, मदर से मिल के आया, सब कुछ हो गया, और डॉक्टर से बाकायदा एडमिट करवाया, नागपुर में एडमिट करवाया, सारी चीज़ें डॉक्टर ने बताया, वो सब इलाज ट्रीटमेंट चल रहा था। और एक मेरा शूट लग गया मद्रास, भट्ट साहब की फिल्म थी, हाँ जी, नाराज, फिल्म का नाम नाराज, सेट लगा था मद्रास में। तो वो मतलब सेट लगा हुआ था, मैं काम कर रहा था, और मेरा ध्यान था मेरी माँ की तरफ। एक्चुअली ना, पता नहीं क्यों मेरे को अफसोस रहता है अभी भी कि मुझे चले जाना चाहिए था माँ के पास, और वहाँ रहना चाहिए था। अच्छा। वो मैं नहीं किया, मेरे को बहुत ही अफसोस है। और फिर मुझे खबर मिली कि सीरियस हैं, उसके बाद खबर मिली कि उनकी डेथ हो गई। खैर डेथ का सुनते ही मैं वहाँ से फिर भागा, मैंने अपने प्रोड्यूसर को बोला कि उन्होंने टिकट करवाया मेरी, मैं नागपुर आ गया था। तो वो एक, अब उसको बाधा या कुछ भी कह लो, जैसे कि मैं जानते हुए भी कि भैया शी इज गोइंग टू डाई वन डे वेरी सून, मैं माँ के पास रहना था, वो
आज भी मैं उसको बहुत हम्म। बहुत दुखी हो जाता हूँ सोच करके। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि हमें अंत में दाल रोटी कमानी है, और परिवार का एक होता है कि आप इस एरिया में रहेंगे तो कोई फिक्स नहीं है, कि इनकम फिक्स नहीं है। हम्म। तो ऐसा कभी हुआ आपके जीवन में कि आपको इस तरह का एक डिसीजन लेने का भी समय आया हाँ, कि चेंज कि कुछ। ये मैं चेंज करूं, क्योंकि वहाँ तो फिक्स इनकम है, और हाँ, परिवार भी आपको मजबूर करे कि क्योंकि इसमें इनकम फिक्स नहीं है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू ना करें। तो क्या कभी इस तरह के प्रेशर में आप आए हो? आया बिल्कुल। बहुत से लोग कहते थे भी, कहते अरे यार इंडस्ट्री का कोई भरोसा नहीं, कब क्या होता है हम्म। नहीं होता है, तो हम्म। कुछ और कर लेना चाहिए। हाँ हाँ। तो मुझे ऐसा लगता था मैं और क्या कर सकता हूँ। मेरे को ना हाँ समझ में, हकीकत बता रहा हूँ शायद, मुझे हाँ। लगता है कि यार मैं ना एक्टिंग के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। हम्म। मैंने कहा यार जैसा भी होगा, हाँ। जैसा भी होगा। राइट। और भी तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हाँ यार, जी। सालों से, बीस हम्म। बीस साल, पच्चीस हम्म। पच्चीस कई लोग तो, मैं जब गेस्ट हाउस में रहा हूँ, मैं, हम्म। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम्म। पता चला 50 साल से हम्म। शादीशुदा लोग, हम्म। शादीशुदा लोग, हम्म। गांव में बीवी है और हम्म। यहाँ पे रख के गेस्ट हाउस में रह रहे। डिफिकल्ट तो लाइफ। ये सारी हम्म। चीजें थी। और हम्म। मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था। मेरा ये था कि भैया तो अब जी के घर चले जाओ, हम्म। घर चले जाओ, घर में तो है, हम्म। बाप ने अपना अच्छी जायदाद घर बनाया हुआ है, और हम्म। बाप का जो अपना धंधा है, बिजनेस है, हम्म। और अपने भाई के साथ करो, यही है, हम्म। इसके अलावा ये नहीं था। बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था जाने का। हम्म। ये था कि भाई मैं तो करता रहूंगा ये सब। हम्म। और एक डायरेक्टर थे मेरे, बहुत अच्छा, लक्ष्मण रेखा एक फिल्म मैंने की थी, प्राण साहब के बेटे थे, हम्म। शिकन अच्छा। करके। तो उन्होंने एक अच्छी बात की थी, बड़े अच्छे आदमी थे वो डायरेक्टर, उनसे कभी कभी बातें किया करता था मैं। तो उन्होंने कहा देखो यार तुम अच्छे एक्टर हो, हाँ। अगर कोई भी अगर अच्छा एक्टर है ना, हम्म। और कुछ ये सब करने की जरूरत नहीं है, वहाँ से वो करने, अच्छे एक्टर हो ना तो लोग पिकअप करेंगे तुमको, पिक करेंगे हम्म। कि भैया नहीं यार उसको लो। हम्म। भले ही बहुत वो ना हो, लेकिन आपको लेंगे वो। आप हम्म। बहुत शर्मीले हैं, है हम्म। ना, और इंट्रोवर्ट हैं, हम्म। ज़्यादा बोलते नहीं है, ज़्यादा पार्टी में जाते नहीं है, अपने हाँ लिए ज़्यादा वो नहीं करते हो, ज़्यादा अपना, कई लोग होते हैं ना सर, मैं ये हूँ, मैं वो करता हूँ, हाँ वो करूँ, हाँ। वैसा नहीं करते हो। लेकिन अगर आप अच्छे एक्टर, अच्छे हम्म। इंसान हो ना, हम्म। तो यू विल गेट वर्क इन द इंडस्ट्री। तो वो उनकी बात मैंने पकड़ ली थी। हम्म। इसलिए वो दूसरा को ध्यान आ, क्योंकि उसके लिए अगर आप कोई और कुछ कुछ करना चाहते हैं यहाँ पर, तो भैया हम्म। आज की डेट में अगर बम्बई में कुछ आप कुछ भी करना चाहते हैं, कोई शॉप करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सर मालूम है कितना पैसा लगता है। मेरे पास तो मकान भी नहीं था अपना, और फिर मैंने वहाँ से घर से पैसे नहीं मंगवाए, मेरे घर से सिर्फ 1 साल तक पैसे आए थे, राइट। समझे। उस टाइम पे तो 500 रुपये आ गए महीने में, तो बहुत है, क्योंकि 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जो था किराया होता था बेडरूम में, एक बेड का। तो आपके जीवन का, आपने बताया कि ये सारी चीज़ें चल रही थी और आप बीच में कभी ख्याल आए भी कि आप इसको चेंज करें। तो अगर कोई एक मोमेंट आप ऐसा बता पाएँ जिस मोमेंट में आपको रियल में लगा कि बहुत मुश्किल है, मतलब इस चीज़ को कंटिन्यू करना। कभी जीवन में ऐसी चुनौती भी आई कि आप मतलब बहुत बड़ी विडंबना में आ गए कि ये इस तरह से कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, ये इस करियर में आगे हम इस दिशा में नहीं आगे बढ़ पाएंगे? हाँ, एक एक मोमेंट ऐसा आया था। एक्चुअली क्या होता है, जब मैंने एकेडमी में था मैं, तो हमारी एक फ्रेंड थी, उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी, और शी वाज फ्रॉम रिच फैमिली को बिलोंग करती थी वो। तो उनके साथ मेरा एक अफेयर हो गया था, जो 4-5 साल तक रहा। तो वो मेरी काफ़ी हेल्प करती थी। फिर अचानक एक दिन पता चला कि शी वाज एंगेज्ड। ओके। तो अब वो सब बंद हो गया। हाँ हाँ। उनसे मिलना जुलना ये वो सब एकदम। तो वो उस वक्त तक तो वो मुझे हर तरह से, मतलब मैं उनसे ज़्यादा वो नहीं करता था, लेकिन वो वो बहुत ही समझदार लड़की थी, तो रिच फैमिली से थी, तो वो हमेशा मुझे मदद किया करती थी हर तरह से, हाँ। कपड़े से, खाने से, ये वो सब, ये खा लो, वो खा लो, क्या खाया नहीं खाया, नहीं है ना पैसे, नहीं ना, ये रखो, जबरदस्ती पैसे रखो। तो वो 5 साल तक चला। तो वो भी शी वॉज ट्राइंग फॉर एक्टिंग, लेकिन फिर उसके घर वालों ने बोला कि छोड़ो अभी एक्टिंग। तो कोई लड़का उनको मिला, तो उसने शादी, तो उसकी शादी के बाद फिर सर बहुत मेरा मिलना बंद हो गया। और उसने बस वो लास्ट मुझे बोली थी क्या करूँगा, बहुत मजबूर हूँ, और हस्बैंड ऐसा है कि मैं
तुमसे मिल भी नहीं सकती, मतलब मिलना भी चाहूँ कि भाई चलो तुम कैसे हो क्या है, तो मिल नहीं सकते, ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे। तो उस वक्त मैं बहुत परेशान था। फिर मैंने एक हमारे सिद्धार्थ काक जो अभी भी हैं यहाँ पर, उनको ज्वाइन किया, उनका प्रोडक्शन ज्वाइन कर लिया। अच्छा। कि सर मेरे साथ ऐसा 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 हो गया, तो वो मुझे अच्छी तरह जानते थे, थिएटर के थे, तो उन्होंने मुझे अपने प्रोडक्शन में रख लिया, तो मैंने उनके साथ प्रोडक्शन का काम किया। फिर उन्होंने एक सीरियल बनाया था बाबा जी का बाइस्कोप। अच्छा। तो मैंने कहा, उनको ये थी मालूम कि ये थिएटर करता है, तो मैंने कहा सर, तो एक इंस्पेक्टर का रोल दिया उन्होंने। अच्छा। बाबा जी के बाइस्कोप, उसमें मैंने काम किया। तो इस तरह से फिर उनके साथ मैंने प्रोडक्शन करता रहा, तो उसके मेरे को पैसे आते थे वहाँ से, मुझे सैलरी मिलती थी वहाँ से। तो इस तरह से मैंने फिर अपना पिकअप किया। अभी हाल फिलहाल में एक खबर हमें सुनने को मिली जहाँ पे कोई किसी ने आपको किडनैप कर लिया था। वो पूरे ऑडियंस भी शॉक में थी। मैं खुद भी पहली बार जब मैंने सुना तो मुझे बहुत विचित्र लगी ये बात। इसके बारे में कुछ बताएं, आपकी ये कैसे हुआ? विशाल, मेरी ज़िंदगी का एक इतना खौफनाक मतलब हादसा हुआ है कि मैं लाइफ में कभी नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा लगा था कि बस मैं वो 10 घंटे मैंने कैसे गुजारे उनके साथ, वो पता नहीं मैं कैसे हो गया, ऐसा अनबिलीवेबल। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फिल्मों में काम करते हैं, है ना, और मैं पिछले समझिए कि 10 से 12 साल से मैं ये इवेंट्स में जाना शुरू हुआ है। खास करके जैसे ये फिल्म आई थी ना वेलकम, तो काफ़ी लोगों को, तो मुझे बहुत ज़्यादा इन्विटेशन आते रहते हैं, है ना, कि सर यहाँ पर हम लोग अवार्ड्स शो कर रहे हैं, सर इसका बर्थडे है, सर इसकी शादी है, सर ये अवार्ड्स देना लोगों को, ये बच्चों का कोई स्कूल का ये वो फंक्शन है, इवेंट्स, तरह तरह के इवेंट्स से हमको फ़ोन आते रहते हैं। और मैं ही नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे जाते हैं। अब क्या है, एक्चुअली क्या है ना कि हमारा उतना प्रोटोकॉल नहीं है। जैसे स्टार्स होते हैं ना, वो स्टार्स के साथ उनके अपने बॉडीगार्ड जाते हैं, कि वो उनके साथ 2-4 लोग जाते हैं कोई भी शो में जाएं, और फिर उनका अपना वहाँ पे इंतजाम होता है, गाड़ियाँ होती हैं, सब पूरा ये होटल ये वो सिक्योरिटी वगैरह, तो वहाँ वो लोग उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। इनका टारगेट होता है ऐसे एक्टर जो अलोन होते हैं, जो अकेले आते हैं, और जो हमारे कंट्रोल में आ जाएं, और जो 50,000 75,000 लाख रुपए में, है ना, वो आ जाएं, तो वो करते हैं। तो अब मैंने इतने सारे शोज किए हुए हैं, ऐसे ही होता था, हमको फोन आया, हाँ भाई आए बड़े, हाँ जी, अरे सर मैं ये बोल रहा हूँ रुपेश, हाँ बोलो रुपेश, अरे सर ऐसा 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 याद है आपको, मैं मिला था नोएडा में, और नोएडा में इवेंट्स में आप आए हुए थे, और फिर ये हुआ था, फिर मैं मिला था आपसे, आपके साथ फ़ोटो भी खिंचाया था, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि सर मैं भी इवेंट्स करवाता हूँ, तो प्लीज़ आप, मैं एक इवेंट करवा रहा हूँ मेरठ में, क्या आप आ सकते हैं? अच्छा, अब सर मैं ये बताइए, ऐसा ही होता आया, इसके पहले भी मैं ऐसे ही किया हूँ। उन्होंने मेरे को एडवांस पैसे भेजा है, उसके बाद टिकट भेजा है, और मैं गया हूँ, शो किया है, वापस आया हूँ। इसने क्या किया, मुझे ऐसे बोला कि सर ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा ठीक है, कब है ये? बोला यार 20 नवंबर को है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे पैसे का कुछ ज़्यादा करो। बोले नहीं सर प्लीज़ इस बार कर लीजिए, फिर हम अगले बार से आपको देंगे। 20 नवंबर का उसने टिकट करवा के दिया, और एक मेरे को एडवांस भेज दिया 10 दिन पहले, 15 दिन पहले 25,000 रुपये एडवांस का। अब उसका एडवांस आ गया, अब उसका टिकट आ गया, रिटर्न टिकट आ गया, सब कुछ हो गया, तो मुझे तो जाना ही है ना। राइट। मुझे जाना, जब मेरे पास एडवांस हो गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है कि भैया उसने मेरे को पैसे भेज दिया, मेरे को उसका काम करना है। अब मैं चला गया, उसने फिर अपना नंबर दिया, ड्राइवर का नंबर दिया, उसको ड्राइवर को मेरा नंबर दिया, वहाँ जाकर 1 घंटा लेट थी जबकि फ्लाइट 5 बजे की, जब 3:45 की फ्लाइट थी, और फिर वो 5 बजे हो गई। फिर उसको मैंने फ़ोन भी किया, यार ये फ्लाइट 1 घंटा लेट, अरे सर आ जाइए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये तो उसका तो कुछ और ही प्लान था, वो तो चाहता कि जितना लेट हो जाए तो अच्छा है। राइट। इस तरह से फिर 7 बजे फ्लाइट वहाँ पहुँची, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे देखा। अच्छा, हम लोग क्या होता है ना कि जब हम लोग जाते हैं ना, तो हम देखते हैं फटाफट जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, अभी आप रिक्शा करते हैं, या कोई टैक्सी करते हैं, है ना, क्या उसका नंबर देखते हैं, क्या नंबर है, या उसका फोटो लेते हैं, या ये देखते हैं कि किस कलर की गाड़ी है? अब हम तो कहते हैं, हम ड्राइवर की तरफ भी ठीक से नहीं देखते हम लोग, और बैठते ही अपना जो है फोन पे लग जाते हैं, बात कर रहे हैं, हाँ भाई आ गया, चलो उतरो, हाँ भाई कितना तेरा, वो ड्राइवर का मुंह तक नहीं देखते। अब ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे उन्होंने देखा, हाथ हिलाया, हाँ सर मैं आ गया करते, 2 लोग थे, गए, हाँ भाई चलो यार जल्दी लेट हो गए, फट से मैं बैठा, चले गए। अब उनका तो प्लान कुछ और ही था। ये सब हो गया। फिर आप उससे बाहर कैसे निकले? हाँ, अल्लाह, ऊपर वाले ने। जब
मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और सुबह की नमाज़ पढ़ता हूँ मैं। हाँ हाँ अब मैं वो जहाँ उन्होंने मुझे रखा था, मुझे ऐसा लगा कि ये जो है, हाँ ये जंगल है कोई, या कोई फार्म हाउस है। अब कोई घर में तो लाएगा नहीं अपने, है ना? राइट तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि राइट रास्ते भर उन्होंने मेरा पूरा मुँह बंद करके रखा था, हाँ हाँ ऐसा। कुछ देख नहीं सका मैं। 3 हम्म, घंटे तक ऐसा था, मेरी मेरी हालत थी। ऐसा अच्छा कुछ झुक, और ये ऐसा मेरा झुका के रखते थे ताकि मैं ऊपर कोई देख ना ले कि भाई ये ये ऐसा कौन है आदमी जिसको, तो इन लोगों को कोई पहचान ना जाए, पेट्रोलिंग करती हुई पुलिस ना पहचान जाए, तो उन्होंने एनीवे, तो फिर वो ये लोग शराब पीना शुरू कर दिए इन लोगों ने, बाकी लोग चले गए। तो जब ऊपर रखा था उन्होंने, तो मुझे इतना तो मालूम हो गया था कि कोई ऐसी जगह है जो सेकंड फ्लोर में है, हाँ क्योंकि पेशाब के लिए जब मैं आता था तो उस जगह पे वो वॉशरूम नहीं था, हम्म, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे था। तो मैं अच्छा, समझ गया था कि मैं सेकंड फ्लोर में रखा है इन्होंने, हाँ हाँ लेकिन कि कौन सी जगह है वो कुछ नहीं। रात का वक्त, जो कमरे में था वो चारों तरफ से बंद, हाँ हाँ है ना, और 12:30-1 बज गए थे तब तक तो। हम्म, और फिर ऐसा करते 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 वही फिर बहस वहस ये वो फलाना ढिकाना कर चलते रहे, दारू पीते रहे वो लोग। कुछ लोग जो थे बाहर चले गए, फिर देखा मैंने कि ये 2 लोग रह गए हैं, वो भी दारू पी रहे हैं, हम्म, पी रहे हैं पी रहे हैं पी रहे हैं पी रहे हैं पी रहे हैं। 4:30 5 5:30 5:30 पौने 6 बजे हम्म, अजान की आवाज़ आई। अच्छा, तो मैंने कहा अरे ये तो यार अपन कहीं पास में है, यहाँ तो हम्म, मतलब मस्जिद में जब अजान की आवाज़ आ रही तो वहाँ तो कोई ना कोई आएगा। और हाँ अजान की आवाज़ मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दूर से आ रही है, एकदम हाँ पास से, ऐसा लगता था यहीं पर अच्छा 50 गज या 100 गज की दूरी पे है। हम्म फिर वहाँ से बस ऊपर वाले ने का हम्म नाम लिया, निकला, दरवाज़ा खोला, सूटकेस वहीं छोड़ा, हम्म और बस। अभी अनबिलीवेबल है, कई लोग हम्म को लगता है कि यार नहीं ऐसा कैसे हो सकता हम्म है ना, ये हम्म लोग तो बांध देते हैं, हम्म इंजेक्शन दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बट मेरा ख्याल ये लोग नए नए लोग थे, हम्म इसके पहले भी ऐसे उन लोगों ने कर दिया था, लोगों ने हम्म रिपोर्ट नहीं की थी। तो ये सब हो गया था, इससे मैं वहाँ से निकला, मस्जिद पहुँचा, वहाँ से मैंने फिर अपना, मैं कहा भाग जाऊँ किसी भी तरह। मैं तो कई लोगों ने बोला पुलिस स्टेशन, मैंने कहा नहीं यार अभी मैं, फिर मेरी बीवी को फ़ोन किया, बीवी ने कहा तुम फ़ौरन चले आओ, रोने लगी वो, दोनों, मेरा बेटा और वो, बोले पापा कुछ भी हो जाए कैसी बजाओ। तो लकीली मेरे दोस्त रहते हैं गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद वहाँ से 2.5-3 घंटे का रास्ता है। हाँ हाँ अच्छा, मुझे लग रहा था मैं मेरठ में हूँ, लेकिन पता चला है वो बिजनौर है। अच्छा तो मुझे रात में कहाँ वहाँ बिजनौर है। एनीवेज, फिर वहाँ से आया, फिर वो दोस्त ने मेरे को लेके गया गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से तो उसने सब खाना वाना नहाया, इसके बाद फिर वो दिल्ली से बॉम्बे आया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप वो सारे लोग पकड़े गए इस ना, चीज़ से बाहर निकल आए सारे लोग पकड़े गए। क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है अभी तो आप बता पा रहे हैं लेकिन जब जब उस सिचुएशन में हम फंस जाते हैं तो बहुत अकेले मैनेज करना बड़ा सर मुश्किल हो जाता आपको ना एक बोलो, मैं ये कहूँगा कि आपको सेकंड लाइफ मिलती है जब वहाँ से निकलते हैं। है हाँ तो राइट जब उनके चंग, क्योंकि ना वो तो कुछ भी कर सकते हैं यार, हाँ 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 जी ये तो है कुछ भी कर सकते हैं वो। वो अगर नहीं हुआ तो उसके तो उनकी तो हर बात मानना पड़ता था मुझे। ये हम्म हाँ ठीक हो जाएगा जैसा। और हमारी हम्म यही बात लास्ट में हुई थी कि भाई हम्म आप सुबह उठेंगे, अपनी बीवी को फ़ोन करेंगे, बीवी आपका इंतजाम करेगी, कैश इतना कैश चाहिए हमको, हम्म और हम बताएंगे उसको कहाँ क्या लाना है। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही होगा, हम्म तब आप हम छोड़ेंगे। वैसे मुश्ताक जी आपने तो तीनों खान के साथ काम किया होगा और शाहरुख खान जी सलमान खान जी आमिर खान जी तो आपका कैसा अनुभव रहा इनके साथ काम करते हुए बहुत बढ़िया, बहुत भाई, ये आमिर खान तो कमाल है भाई, हम्म ये जो वो कमाल कमाल, थॉरो जेंटल, वेरी नाइस पर्सन, बहुत ही हम्म हार्ड वर्किंग। और हम्म सबसे अच्छी बात है आमिर की जो है ना, पूरी फिल्म के बारे में सोचता है, हाँ और सब करेक्टर के बारे में सोचता है कि हाँ यार बहुत अच्छा है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट बहुत, इसलिए तो बोलता हूँ इसको, बोलते हैं हाँ इसको। जी मतलब वो सोचता है कि नहीं यार ये फिल्म अच्छी होनी चाहिए, हाँ वो कभी अपने करेक्टर के बारे में नहीं सोचता, राइट वो चाहता है कि वो सारी पूरी फिल्म अच्छी बने। एक बात बड़ी अच्छी, तो बड़ी सलमान के साथ मैंने 2 फिल्में की, एक लड़का एक लड़की और जानम समझा करो, हाँ जी और एक और की, जब प्यार किसी से होता है, राइट हाँ जब प्यार किससे ट्विंकल होता है वो भी उसमें भी था, मैं 3 फिल्में हाँ की, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसका भी। हम्म, सलमान का ये देखा कि बहुत मदद करता हाँ है नेचुरली बहुत। एक बार हम लोग दिल्ली में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पर मैं था, जॉनी लीवर और सलमान थे, हाँ और वो उसको खाना खिला बना करके पका के खिलाने का भी शौक है उसको। हाँ क्या खाओ तुम लोग, क्या जॉनी क्या लेगा, क्यों तो हम्म अंडा बनाता हूँ, बहुत बढ़िया ऑमलेट बनाता हूँ, बनाओ। हम्म ऑमलेट बनाया, खिलाया हमको। तो हम्म हमको जाना था शूटिंग के लिए, तो हमको एक होटल तो नहीं था, कोई ऐसा बंगला टाइप का था, वहाँ हमको रखा हुआ था। फिर वहाँ पर कोई आया, उनका आदमी, कहने लगे चलिए एक औरत आई है आपसे मिलना चाहती है। बोला क्या चाहती है वो, कुछ तकलीफ में है ये वो सब। अच्छा, चलो यार देखते हैं उसको। तो उसने निकाले पैसे, जॉनी तेरे पास कितना पैसा, लाभ दे।
और मुझे बोलते, मैंने कहा यार मेरे पास कुछ भी नहीं है यार, तुम लोग, मैंने कहा नहीं है सर मेरे पास, कहाँ पैसे मेरे पास। तो वो पूरा अपना कुछ पैसे निकाल करके जॉनी ने दिया, उसने दिया, वो औरत को दे दिया, जा भाई। तो इस तरह से काफ़ी करता था। शाहरुख के साथ मैंने फिल्म की, शाहरुख के साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शाहरुख के साथ मैंने सीरियल किए 2, एक थी उम्मीद जो नासिक में हमने शूट किया, और दूसरी मैंने किया था सर्कस, हाँ। जो कुंदन शाह, अजीज मिर्जा की सीरियल थी, वो किया मैंने। उसके बाद उसके साथ मैंने फिल्म किया चमत्कार, जिसमें वो उर्मिला मातोंडकर और नसीरुद्दीन शाह जी थे, विजिबल हो जाते। हाँ जी, हाँ जी। ये थी। उसके बाद फिर मैंने उसके साथ सर्कस करके किया था, चमत्कार, ये 2, और चाहत, भट्ट साहब की फिल्म थी चाहत, वो किया था। अक्षय कुमार के साथ किया, अजय देवगन के साथ किया, प्यार तो नहीं था। अक्षय कुमार के साथ राउडी राठौर, और एक और फिल्म किया था उसके साथ, बॉस ऐसा कुछ था। और वो एक और फिल्म किया था यार, मैंने काफी फिल्म की उसके साथ। हाँ, अक्षय जी के साथ फिल्म किया था जिसमें ये राज बब्बर वगैरह थे, याद नहीं आ रहा उस फिल्म का नाम। अच्छा। पहले की मूवीज थी। हाँ, बहुत, हाँ पहले की थी। मैंने तो इतनी सारी फिल्म की है तो मुझे याद नहीं है। तो जैसे कॉमेडी के जो अवार्ड्स होते हैं, जैसे अवार्ड शोज होते हैं, उसमें हर चीज़ की बात होती है, लेकिन बहुत कम देखा जाता है कि कॉमेडी को भी एक जॉनर समझ के अवार्ड दिया जाए। तो ये भी बहुत दुर्भाग्य है कि कॉमेडी बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है पिक्चर का, और उस पर बेस भी होती है पिक्चर के हिट होने का, फिर भी ज़्यादातर रिकग्निशन नहीं मिलता जो कॉमेडी करते हैं उन स्टार्स को अवार्ड के रूप में। इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? अभी क्या करें इसको, एक्चुअली क्या हो गया आपने देखा होगा कि पहले की जो फिल्में बनती थी, 70s 80s 90s तक कह लो, 2 ट्रैक होते थे, हीरो हीरोइन, ठीक है, उनका ट्रैक चलता था, प्यार मोहब्बत गाने वगैरह ये सब, उनके साथ एक विलेन होता था, राइट, और एक दूसरा ट्रैक चलता था जो कॉमेडी का होता था, राइट। उन दिनों जब महमूद साहब थे, हाँ जी, जगदीप साहब थे, जॉनी वॉकर थे, धुमाल थे, इस तरह के जो कॉमेडियंस थे, उनका अलग ट्रैक चलता था, राइट, हाँ, पैरेलल चलता था, हीरो हीरोइन के चलता, इधर ये भी चलता, उसका चलता। तो ये वो सब बंद हो गया। वो उसका रीजन है, आज का हीरो वो खुद कॉमेडी कर रहा है, समझ रहे हैं? तो वो एक कॉमेडियन की जो एक जगह थी, जो प्लेस था, वो खत्म। तो उस जमाने में अवार्ड्स मिलते थे महमूद जी को, और महमूद जी ने कितने सारे, अच्छा, फिर वो चेंज हो गया वो ट्रेंड। बेस्ट कॉमेडी, अब से बेस्ट कॉमेडी आप किसको दोगे? तो अब वो हीरो भी कॉमेडी कर रहा है, तो तो वो कैटेगरी जो है ना वो खत्म निकल गई। तो ये कॉमेडी का ये जो सिलसिला बदला है, अब तो स्टैंड अप कॉमेडी भी करने लग गए, तो बहुत सी चीज़ें ऐसे हो गई हैं कि जो फॉलोअर्स जिसमें ज़्यादा हैं वो उनको ज़्यादा रिकग्निशन मिलने लग गई। तो जबकि कॉमेडी पूरा स्किल का काम है, सब टैलेंट का काम है, और सब लोग इतने अच्छे से कॉमेडी कर नहीं सकते जितना वो 1 मिनट के वीडियो में दिखा दें। जैसे 1 मिनट का वीडियो तो कोई भी कर ले, लेकिन 10 मिनट का कोई काम है या 15 मिनट का कोई काम है जो पूरा का पूरा सीन कॉमेडी से रिलेटेड है, वो मंझे हुए कलाकारी कर सकते हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को? एक्चुअली पुराना विषय, पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया आजकल। हाँ जी, अभी देखो ना, अभी वो भी शुरू हो गया है अपना, ये वर्टिकल बोलते हैं उसको। वर्टिकल मतलब एक ना 1.5 मिनट का आपको ना एपिसोड कहानी बतानी, 1.5 मिनट, हाउ कैन यू डू दैट? तो जब वो जो फिल्में बनती थी जिसमें एक ट्रैक होता था, तो वो जुड़ा होता था, कनेक्टेड होता था, कहानी से कनेक्टेड होता था, उसमें एक अलग ही मजा आता था। अभी क्या हो गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है। अगर आपको याद होगा उन दिनों जब मैं फिल्में देखा करता था, तो जब हम वो जो सर्टिफिकेट होता है सेंसर बोर्ड का, तो उसमें सब लंबाई रहती है फिल्म की, तो उसमें लिखा रहता है, वो रील्स होती थी पहले, तो उसमें 18 रील्स का या 20-22 रील का, तो हम देखते 24, अरे यार 24 रील, मजा आ गया, मतलब ज्यादा रील ज्यादा देखने को मिलेगा फिल्म। आप देख रहे हैं मेरी बात समझ रहे हैं? 22 मिनट 22 रील की, 24 रील की, 25 ऐसी फिल्में बनती जैसे कि राम और श्याम थी, उपकार फिल्म थी, और राजकपूर साहब की मेरा नाम चोकर, लंबी पिक्चर थी। तो ज्यादा लंबी फिल्में देख करके बहुत जो लोग खुश होते थे, अरे भैया हमने टिकट लिया, मजा आया, आज तो 3 घंटा फिल्म देखेंगे, 24 रील है, 30 रील है। अब वो देखिए धीरे धीरे घट के
आज की डेट में जो फिल्म बन रही है ना भैया, आज जो होता है, अरे यार 2 घंटे नहीं आज को और कम करो, नहीं यार वो सब 1 घंटा 30 मिनट 1.5 घंटा ठीक है बस हो गया। तो धीरे धीरे वो भी कम होता जा रहा है। अब वो क्या हो गया, वेब सीरीज आ गई है। अब वो वेब सीरीज हो गई है 40 मिनट की है, या फिर सीरियल हो गया 22 मिनट का हो गया है। अब ये जो शॉर्ट फिल्म आ गई है, तो शॉर्ट फिल्म 10 मिनट 12 मिनट की हो गई। अब ये वर्टिकल आ गया है। वर्टिकल तो भैया 1.5 मिनट, 1.5 मिनट में आप क्या बताओगे यार, और क्या कॉमेडी करोगे और क्या कहानी बताओगे। तो अभी इसका रीजन ये है कि अभी आप ये जो फोन आ गए हैं, तो आजकल देखा होगा आपने कि जैसे हम भी पहले थे, हम होटल में जाते थे, हम देखते थे अरे यार टीवी है कि नहीं, अरे यार टीवी नहीं यार क्या करेंगे अभी। अभी हम जाते हैं तो टीवी की तरफ देखते ही नहीं, क्योंकि हमारे पास मोबाइल फोन यूट्यूब होता है, टीवी खोलते भी नहीं है। टीवी ऐसी, होटलों के टीवी ऐसी खाली पड़े रहते हैं। तो आपके हिसाब से मुश्ताक जी, एक लंबा सफ़र जहाँ पे हर समय आपके पास काम हो वो इम्पोर्टेंट है, या फिर जल्दी कामयाबी मिलना, जल्दी पैसा मिलना वो इम्पोर्टेंट है? नहीं, मेरे लिए तो ये है कि काम होता रहे, और पैसा तो चाहिए होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। बट जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेरा बहुत ज़्यादा, मैं उस तरह का लालची आदमी, लालची से मेरा मतलब है कि आप उसको लालची तो नहीं कर सकते, बट ये है कि भैया होता है ना बहुत से लोगों का, यार ये भी हो जाए वो भी हो जाए, उसमें मैं बिलीव नहीं करता। चकाचौंध पे और ग्लैमर पे, और मैं आपको बता दूं कि मैं इंडस्ट्री में ना ग्लैमर के लिए आया ही नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे दिमाग में ये था ही नहीं कि वहाँ जा करके हंगामा, ये लूंगा वो लूंगा, ये गाड़ी वो गाड़ी, बंगला और ये सब हंगामा संगामा, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल था ही नहीं। जाके काम करना है यार, एक्टिंग करनी है यार। अब इसको, अब क्या है कि अब एक्टिंग करना, दूसरा कुछ कर नहीं सकते, तो भैया प्रोफेशन तो बनाना पड़ेगा, तो भैया पैसे तो चाहिए, बस ये है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत समय तक काम करना, बहुत कम कलाकार ही ऐसा कर पाए हैं। जैसे आप हैं, आप पिछले 40 साल से रेगुलरली काम करते रहे हैं, और रेगुलरली काम करना बहुत बड़ी बात है। तो सवाल ये भी आ जाता है कि धन इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट है। पैसा अगर है आपके पास, तो क्या रेगुलर काम होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए? या फिर अगर इस इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी, अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो भी और आपको ज़्यादा काम नहीं भी मिले, तो भी आपको जीवन में इतनी दिक्कत नहीं आया? आप इन दोनों सिचुएशन में किस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि धन, एवरेज एक रीजनेबल अमाउंट का धन आए, लेकिन काम रेगुलरली मिलते रहना चाहिए? ये वाली बात जो आपने सेकंड कही, वो बहुत अच्छी बात कही। और एक हमारे बहुत कमाल के एक्टर थे वो, उन दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। आप शायद जानते होंगे मदनपुरी साहब, मदन जी, हाँ, अमरीश पुरी साहब, हाँ जी, हाँ जी। उनका एक स्टेटमेंट आया था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट था, उन्होंने अच्छा लिखा था कि यार मुझे समझ भी नहीं आता, हमारे जो साथी कलाकार लोग जो हैं, मतलब यार घर में बैठे हुए हैं, है नहीं, घर में बैठे हुए, एक अपने बना के रखा हुआ ईगो कि भैया इतना पैसा लूंगा मैं, बस ये मेरा एक बाटा रेट बना के रखा हुआ है, इतना पैसा लूंगा और ये रोल करूंगा। ये क्या है यार, आप अच्छे एक्टर हो यार, कम ज्यादा होते रहता है, कोई गरीब प्रोड्यूसर भी होता है, अमीर प्रोड्यूसर भी होता है ना, तो हर तरह से प्रोड्यूसर आते रहते हैं। तो भैया मेरा तो ये है कि मैं घर में बैठना पसंद नहीं करता। मेरे को ये 4 पैसा कम मिल रहा है, 4 पैसा ज्यादा मिल करेगा कोई बात नहीं, मैं काम तो कर रहा हूँ। और मैं अगर घर में बैठा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, खामोखा का ईगो पे कि नहीं मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं इतने पैसे में नहीं करता, मुझे इतने पैसे चाहिए, बैठे रहो घर पे, बैठे रहो। उससे अच्छा कि घर से तो 4 पैसे तो आएंगे घर में। और दूसरी बात ये है कि आप जो है ना एक्टिव रहेंगे, मेरा सेम वही है भैया, मेरा इसलिए मैंने रीजनेबल प्राइस रखा हुआ है सर, अभी भी मैं नहीं जाता इतना, ठीक है यार, ठीक है, ओके। जो प्रोड्यूसर, हर तरह का प्रोड्यूसर, मैं आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी फ्लेक्सिबल। जो प्रोड्यूसर सर मेरा ऐसा चल ठीक है, कर लेते हैं, कम पैसे में कर लिया। लेकिन जीवन में कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या आप अपने कदम पीछे नहीं रखते हैं? जैसे ये जो किडनैपिंग वाली चीज़ हुई, ऐसी चीज़ किसी और इंसान के साथ हो जाती तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा अपने कार्यशैली में थोड़ा बैकफुट पे आ जाते हैं कि अब ये चीज़ हो गई है तो अब नहीं, वो तो है, समझ जाते हैं, वो तो नेचुरल, वो तो है, वो तो डेफिनेटली होती है। अभी मेरे घर वाले भी, वाइफ भी बोलती है कि अभी मैंने भी, अभी जैसे मैं आपको हर चीज़ का बता दूं, अभी जो है ना ये भी है, हाँ भाई नहीं अभी इतना काम नहीं है। दूसरा, आज की डेट में, जैसे मैं पहले का था तो ऐसा लगता था कि हर दिन काम हो, आज की डेट में ईमानदारी से बोलता हूँ, एज को भी देखते हैं, हर तरह को देखते हुए भी आज कहते नहीं यार, आज अगर मैं महीने में 10 दिन 12 दिन भी काम आ रहा है ना, आई एम मोर देन सेटिस्फाइड, राइट, मोर देन सेटिस्फाइड।
अपने आपके जैसे मोहसिन जी जी नाम जी है जी आपके बेटे जी। का, तो आप उनके बारे में भी कुछ बताइए। वो क्या कर रहे हैं और उनकी और आप में कितनी अरे सिमिलैरिटीज़ हैं? भैया वो तो भैया मैं आपको बताऊं आजकल की जो जनरेशन है ना हाँ। बहुत आगे है। मैं आपको हुँ, सही बताऊं हुँ। और वो बड़ा ही फोकस लड़का है। उसने 2 मराठी फ़िल्म, 2 हिंदी फ़िल्म बना चुका है। अच्छा। एक मराठी फ़िल्म उसकी रिलीज़ हो गई है, डिलीवरी बॉय। अच्छा, अब अच्छा। वो उसी को हिंदी में रिलीज़ करने वाला है, अभी शायद जल्दी हो जाएगी। हुँ। ममता चाइल्ड फैक्ट्री। अच्छा, हाँ, ममता उसी चाइल्ड हाँ, फैक्ट्री। वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद फ़िल्म बनाई उसने झोलमाल, है ना? जो वो भी रिलीज़ पे है, जाएगी हुँ, उसका भी वेट कर रहा है कि सही टाइम पे हुँ। रिलीज़ करे। इसके अलावा उसने एल्बम बहुत सारे बनाए हुए हैं अच्छा, अच्छा। और बहुत अच्छे-अच्छे एल्बम बनाए हुए हैं। और कल ही उसके साथ मैंने शूटिंग किया है। डियर लॉटरी का उसने वो लिया हुआ है हाँ, हाँ। एडवर्टीजमेंट का। अच्छा, उसके अच्छा। लिए फिल्म बनाता है वो, कैंपेन जो होता है ना। अच्छा, अच्छा। तो वो डायरेक्शन में हैं वो? डायरेक्ट ही इज डायरेक्टिंग, ही इज हैंडलिंग प्रोडक्शन आल्सो, है अच्छा, ना? अच्छा। मार्केटिंग भी देखता है वो, हुँ। सब देखते रहता है। मतलब जो आपने कहा ना कि मैं तो सीमित नहीं, चीज़ें करना ही चाहता हूँ, वो इज आप बेटा आपके ही कर ही हैज दैट टेम्परामेंट। हाँ। वो है उसमें जो मुझ में नहीं है। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू चलो मैं मुश्ताक जी, ठीक है। आपने इतना समय दिया। इट वाज़ अ वंडरफुल नहीं, नहीं, पॉडकास्ट। मेरे लिए भी बहुत अच्छा था। ऐसा है कि आप जैसे आ गए, अब आपने मैं अभी तक जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ किए हुए, हाँ जी, हाँ जी। कुछ 3-4 सवाल आपने जो उठाए वो नहीं आए कभी भी, हाँ जी, हाँ जी। समझे ना? वो तो जी, वो आपने जो छेड़ दिया तो वो हाँ, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू, तो इट वाज़ वेरी नाइस विशाल, हाँ जी, थैंक यू ऑल ऑफ योर ऑडियंस। थैंक यू। आप देखिए, मज़ा लीजिए। हुँ। हाँ, और मेरी ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मुश्ताक जी के एग्ज़ाम्पल से ये ज़रूर समझिए कि जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो काम आपको भगवान दें, उसको पूरी नीयत से, पूरी निष्ठा से करें और किसी इस गुमान में ना रहें कि जब तक मुझे वो काम नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने पाँव आगे बढ़ाऊँगा नहीं। ये एक जीता जागता उदाहरण है मुश्ताक जी के तौर पे, जिन्होंने अपने जीवन के संघर्ष के दिनों में भी कभी अपने आप पे भरोसा रखा और कभी भी हिम्मत का रास्ता नहीं छोड़ा। तो मेरा जो ये पॉडकास्ट है उसका उद्देश्य यही है कि आप प्रेरित रहें। इसी तरह से हम आगे भी ये पॉडकास्ट में गेस्ट बुलाते रहेंगे जो लोग इंस्पिरेशनल हैं, जिनकी स्टोरी से आप कुछ सीखें और आपके एक मार्गदर्शन बन पाएँ। और आगे भी हमारे पॉडकास्ट आप देखते रहिएगा जिसका नाम है यूथ क्वेक। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।